यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ मैंने मॉर्निंग के अंदर जो है वो टेलीग्राम पर डाल दिया था। आई होप आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो अब आप इसको जो है वो टैली कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था हमारा टीचिंग से क्वेश्चन था असर्शन रीजनिंग का, जिसके अंदर जो है आपको असर्शन दिया गया और वो बोलता है इफ ए टीचर वांट टू इंप्रूव, अगर कोई टीचर जो है वो इंप्रूव करना चाहता है हिज और हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर, मतलब अगर एक टीचर जो है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता है, देन ही और शी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। तो उसको जो है वो पहले स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसके साथ में आप लोग कम्युनिकेट करें तो पहले उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। रीजनिंग में बोलता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर डिसजॉइंटेड प्रोपोजिशन। ये दोनों जो है वो अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या करना, समझना, एंड इंटेंडेड लिसनिंग, और फिर उनको जो है उनको सुनना। ये जो है वो अलग अलग प्रोपोजिशन है, नहीं सर, ये दोनों जो है वो जुड़ी हुई है। तो असर्शन तो सही है बट रीजनिंग इसका गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलो जी आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर द गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर होने चाहिए। सबसे पहला ओवर एम्फेसिस ऑन द सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। दूसरा यूज ऑफ गोबल्डिगुक, इसको मतलब होता है ये मीनिंगलेस लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज दैट इज मीनिंगलेस। क्या इसके ऊपर आपको इसका यूज करना चाहिए? नहीं सर, आपकी जो लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। दूसरा फिर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रिडंडेंसी, क्या आपको जो है वो बेकार टाइम को जो है उसको मतलब उसको एम्प्लॉय करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए? नहीं सर, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। इमीडिएसी ऑफ द फीडबैक, क्या फीडबैक होना चाहिए? हाँ जी सर, फीडबैक जरूर होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए, उससे कम्युनिकेशन जो है आपका बेहतर रहेगा। आगे नॉन वर्बल क्यूज, जो आपके नॉन वर्बल क्यूज है लाइक आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आपके गेस्चर हो गए, ठीक है, क्या इनका यूज करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, ये भी आएगा। साइडलाइनिंग द स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करना, उसको दरकिनार करना, उसको साइडलाइन कर देना, कैसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को बारी बारी बेइज्जती करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो वो सुनेगा भी नहीं आपकी। तो आपको जो स्टूडेंट का जो क्रिटिसिज्म है उसको आपको क्या करना चाहिए? साइडलाइन करना पड़ेगा, बोल तो दरकिनार करना पड़ेगा। तो ये तीनों इसके पार्ट है 4, 5 एंड 6, बोले तो डी ऑप्शन। चलो जी आगे नेक्स्ट। माइक्रो एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर, माइक्रो एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ भाव आपके चेहरे पे आते हैं और आप उसको छुपो लेते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भाव आपके चेहरे पे आएंगे लेकिन आप उसको छुपो लोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कई बार ऐसा है कि आप लोग जो है फैमिली के साथ में बैठ के जो है वो मूवी देख रहे हो, ओके, और उस टाइम पे जो है कोई एक ऐसा सीन आ गया जिसको आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हो। अब आपको उस सीन को देख के मान लो रोना आ रहा है, लेकिन क्योंकि फैमिली साथ में बैठी है, अगर उनके सामने आप फूट पड़े तो फैमिली तुम्हारे ऊपर फूट पड़ेगी, तो इसलिए आप उसको क्या कर लोगे? छुपो लेते हो। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लीटिंग। जो एक्सप्रेशन आपके जो है वो कुछ समय के लिए है, बोले तो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लीटिंग। आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? फ्लीटिंग। मैंने लिखा भी है इसके बारे में कुछ, समझो। माइक्रो एक्सप्रेशन इज ए इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री जो अपने आप आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ मान लो रोने धोने वाली फिल्म कोई पर्सन देख रहा था, उसको देख के वो भी रोने लगा। एक बार क्या हुआ, मैं मूवी देखने के लिए गया तो 3 इडियट, तो वहां से जब हम निकले तो एक लड़का था वो रोने लग गया उसको देख के। अब क्या है कि वो एक्सप्रेशन ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के रो रहा था, लेकिन क्या था कि उसके अपने भाव जो निकल के आ रहे हैं। तो क्या पहली बात तो कैसा होता है, माइक्रो एक्सप्रेशन इनवॉलेंट्री होता है, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ वन ट्रू इमोशन, एक पर्सन के ट्रू इमोशन थे उसका जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? माइक्रो। इट इज मच हार्डर टू सी बिकॉज इट इज ओनली लास्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है वो आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्लिटिंग, उनको जो है हम क्या बोलते हैं? फ्लिटिंग बोलते हैं लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। रिस्पॉन्स इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन बी फास्ट एज 1/25 ऑफ द सेकंड। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लिटिंग। तो आंसर जो आएगा इसका थर्ड का, डेट इज अ फ्लिटिंग। फोर्थ क्वेश्चन। अब आपको यहां पे जो है वो दिया लेवल ऑफ टीचिंग और दिया फोकस ऑफ कंसर्न। सबसे पहले ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल जो है वो क्या होता है? ये है आपका अफेक्ट एंड फीलिंग, ये होता है किसके लिए? पीयर लेवल के लिए। मेमोरी लेवल के अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फैक्ट और अदर उनके एग्जांपल्स के अंदर। एंड रिफ्लेक्टिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? जो नॉलेज हमने लिया उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको रेज करेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करेंगे। तो इसका आंसर जो बनता है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का, डेट इज अ सी।
आगे, इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ये कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर इंडिविजुअल स्टोरीज, ठीक है, जो अपनी कहानियां होती हैं, टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल आर एक्सप्लोर, मतलब हम वहां पे जो है वो क्या करते हैं, नरेट करते हैं इंडिविजुअल की स्टोरी, उनके एक्सपीरियंस को, जो स्पीकर होता है वो खुद अपने एक्सपीरियंस को जो है वो अपनी जनता को जो है वो क्या करता है, बताता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नरेटिव रिसर्च। क्या बोलेंगे, नरेटिव। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, डिस्क्राइब ए लाइफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब चीजों के थ्रू जो है हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करते हैं। आगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लौकिक और अलौकिक जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, आपके परसेप्शन के साथ में, जो प्रत्यक्ष होता है परसेप्शन, ये दो तरीके से है, एक होता है ऑर्डिनरी, एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बोले तो लौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो अलौकिक, तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे, रेशियो दे रखा है आपको 2 नंबर का, ए और बी का, वो तो 3:7, बोलता है अगर 9 को ऐड कर, देखो ए और बी नंबर क्या है वो नहीं पता, लेकिन उन दोनों का रेशियो जो है वो है आपका क्या, 3:7। अब बोलता है अगर मान लो 9 को ऐड कर दीजिए दोनों के अंदर, ठीक है, तो नया रेशियो आपका बन जाएगा 9:17 का। तो आपको बताना है जो वो ए और बी जो है वो नंबर क्या थे, तो यहां पे ए और बी का रेशियो जो है वो कितना, 3:7 है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं a/b, तो क्या आएगा, 3/7, तो यहां पे a की वैल्यू निकल आएगा, a = 3b/7, ठीक है जी। अब अगर 9 को मैं जोड़ दूं, 9 जोड़ दूं, तो नया मेरा जो रेशियो बनेगा 9:17 का, बोल तो a + 9/b + 9 = 9/17। हाँ जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे b निकलेगा कितना, 42। अगर b आपका 42 है तो a आपका निकल आएगा कितना आएगा, 18। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, 18 और 42। चलो जी आगे। अब बोलता है सम स्टूडेंट आर सिंसियर, कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या है, सिंसियर है, ठीक है। सम, पहली बात तो सम की बात हो रहा है, तो यूनिवर्सल होती है 100% की बात, और पर्टिकुलर होती है कुछ की बात। तो सम है तो इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर है। आर सिंसियर, सिंसियर है तो मतलब ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बात है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पर्टिकुलर। तो ये बोलते हैं ये किस तरह के प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है, तो ये है जी आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर भी है और अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है ये। तो 8th का आंसर जो है वो क्या आएगा, सी। 9th, इफ इन ए सर्टेन कोड, इंग्लैंड को अगर लिखा इस तरीके से ULSNYLV, तो बताओ आयरलैंड को किस तरीके से लिखेंगे। देखो इसके अंदर जो ट्रिक लगी है वो क्या, इंग्लैंड, और फिर ये आगे आप देखिएगा, इसके अगर आप आगे देखते हैं तो इन दोनों का जो है वो जोड़ क्या है, 26 है। इंग्लैंड ई जो है वो कहां पे प्लेस है, 5 पे। अल्फाबेटिकल जो 26 आपके जो वो है लेटर्स है, तो उसके अंदर ई का जो प्लेस है वो 5 है, और ई का जो आपका कोडिंग की गई है वो यू में किया गया, यू का जो कोड है वो क्या है, 21, तो दोनों का जोड़ कितना गया, 26। फिर एन की कोडिंग जो है, एन जो है उसका पोजीशन जो है वो क्या होती है, 14, और इसके जो कोडिंग है वो किसमें गई, एल में, तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या, 12, तो दोनों को जोड़ेंगे 26। इस तरीके से यहां पे जो है वो कोडिंग जो है उन दो, मतलब जो आपका डेटा दिया हुआ है प्लस में उनका जो कोड दिया हुआ है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये जो है वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। उसी तरीके से बताना आयरलैंड को, तो आयरलैंड में आई जो है किस पोजीशन पे, 19 पे, आर 18 पे, ई 15 पे, एल 12 पे, ए फर्स्ट पोजीशन, एन 14 पे और डी 4 पे। अब 9 में क्या जोड़ूंगी, मेरा 26 आ जाए, तो 9 के अंदर जोड़ूंगा 17, अब 17वीं पोजीशन पे जो है वो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है इसको क्या करना, सोल्व करना है, तो आपका आंसर जो है वो बनता है क्या, बी। चलो जी, लो जी, लेवल ऑफ मेजरमेंट दिया और प्रॉपर्टी, सिंपल सा क्वेश्चन आया। ये हम हमारे जो चार जो हमारे स्केल्स होते हैं तो उसके बारे में। नॉमिनल क्या है, नॉमिनल में ओनली क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन प्लस में ऑर्डर, इंटरवल में क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट, एंड रेशियो में क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल यूनिट भी है, एंड एब्सोल्यूट जीरो भी है। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, डेट इज डी। चलो जी नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। अब ये क्वेश्चन एक बार समझना, क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो लगातार जो इंटीजर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। अब ये सिंपल सी एक बात बोल रहा है, बोलता है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को अगर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसका जो मल्टी प्रोडक्ट आएगा वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो इसीलिए 4 × 5 20 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो बोलता है बताओ ये किस तरह की रीजनिंग है। यहां पे पहले क्या किया गया, कंक्लूजन दिया गया, उसके बेस पर, मतलब पहले हम लोग जो है वो यहां पे क्या हुए, स्पेसिफिक कंक्लूजन ने फॉलो किया किसको, जनरल टर्म को। इसका मतलब ये है पहले थ्योरी बता दिया आपको, पहले आपको सीधा बता दिया कि क्या थ्योरी है, और उसके बेस पर जो है उसका एक कंक्लूजन निकाला। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव रीजनिंग।
ये कौन सी है? डिडक्टिव। तो डिडक्टिव के अंदर हम लोग जो है वो क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं किसको? जनरल। जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, लेकिन जो आपकी होती है इंडक्टिव वहां पे स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं। चलो जी आगे नेक्स्ट, मिनी समरी, जो छोटी छोटी समरी हम लोग जो है प्रोवाइड करते रहते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्लास, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्बल साइन पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? वर्बल साइन पोस्टिंग। तो वर्बल साइन पोस्टिंग के बारे में कुछ लिखा, ए साइन पोस्ट डो इन द ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस की अटेंशन को गेन करने के लिए, और इसका मेन एम जो है वो क्या? अटेंशन को मेंटेन करना थ्रू प्रेजेंटेशन एंड द पब्लिक स्पीच। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है? वर्बल साइन पोस्टिंग के अंदर हम वर्बली जो है वो क्या करते हैं? कोई कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया और बाद में जाके उसकी जो है वो समरी देते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल साइन पोस्टिंग। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, पिच ऑफ द टीचर वॉइस इन द क्लासरूम डिस्क्राइब एज, पिच जो है, पिच आपकी जो वॉइस की जो पिच है, तो ये जो है वो किसका पार्ट है? इसको डिस्क्राइब करते हैं किससे? इसको डिस्क्राइब करते हैं पैरालिंग्विस्टिक से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे वैसे मैंने लिखा उसके बारे में, एज ए लैंग्वेज इज मोर देन वर्ड्स, एज लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं होता, उसके अलावा जैसे गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये सब भी जो है वो पार्ट है किसका? आपके लैंग्वेज का। तो बोलते हैं जैसे कि हम मानते हैं कि लैंग्वेज इज मोर देन वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज मोर देन लैंग्वेज, देन व्हाट ही इंडिकेट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द अदर अकॉम्पनिंग वोकल फिनोमिना दैट कंस्टिट्यूट द होल गैमेट ऑफ द कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्टिक आर द एस्पेक्ट ऑफ द स्पोकन कम्युनिकेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक, दैट लैंग्वेज विद ए ग्रामर, सिंटेक्स एंड फोनेटिक्स, इसके अलावा जो होती है उसको बोलते हैं पैरालैंग्वेज। द पैरालिंग्विस्टिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन आर एनालाइज्ड एज क्वालिटी एंड द नॉइज सेपरेबल फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ एज फाउंड इन द नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन। द पैरालिंग्विस्टिक इंक्लूड लाउडनेस हो गया, टेम्पो हो गया, पिच हो गया, इंटोनेशन हो गया। इट्स प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ओरल डिलीवरी। तो ये सब जो है वो पार्ट है किसका? पैरालिंग्विस्टिक का। आगे, फाइंड द मिसिंग टर्म आपको जो है वो बतानी है। अब देखो यहां था 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14, फिर आगे एक मिसिंग था, फिर 18, फिर 324। अब यहां पे जो है इसको जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे दो सीरीज जो है वो बनी है। पहली सीरीज तो ये देखो 2 से 4, 4 से 10, 10 से 14, 14 से 18 और फिर आगे कुछ बनेगा। तो ये क्या +4 का जो है वो सीक्वेंस चल रहा है आपका, ठीक है। तो अगर ये 324 के बाद अगर आपको खोजना पड़े तो क्या होगा? 22 हो जाएगा आपका। और जो दूसरी है 4, फिर 12, फिर 36, फिर आगे पता नहीं, फिर आगे 324, ये क्या है? 4 से 12 मतलब 4 × 3 इंटू 3 का ये लगा, फिर 12 × 3 36, 36 × 3 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? 108, और 108 × 3 करूंगा तो क्या आएगा? 324 आएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो सीक्वेंस आपकी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। दो सीरीज एक साथ चली है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 108, 14th का सी। चलो जी आगे, ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, बोलता है सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट थे, मान लो 100% ने जो है वो एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। ये किसका इंस्टेंस है? तो ये क्या है? देखो एक जगह तो क्या बोला गया कि सभी ने जो है एग्जामिनेशन को पास कर लिया, और दूसरे के अंदर बोल रहा है कि कुछ जो है एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाए। तो ये हो गया, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है। तो ये है क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ऐसे लिखा भी है कॉन्ट्राडिक्टरी में, वन डिनाई, एक का डिनाई होना, एब्सोल्युटली एवरीथिंग दैट द अदर अफर्म। एक अफर्म कर रहा है, दूसरा उसको क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। दे आर एज अपोज एज कैन बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक कुछ बोल रहा है, दूसरा उसका रिवर्स बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड, किस सैंपलिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉय इन द रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैंपल, जो सैंपल के अंदर आने वाली जो यूनिट है, हैव द गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। किसको इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिलता है? तो वैसे तो वो रैंडम सैंपलिंग होता है, ठीक है। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वाले हैं, तो उसके अंदर यहां पे हम जो लेके चलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है कौन सा? 16th का बी, क्लस्टर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? पॉपुलेशन को हम जो है अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, फिर उनमें से रैंडमली जो है हम लोग क्या लेते हैं? सैंपल को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच क्लस्टर। जैसे ये बन गया सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तो ये रैंडमली हम इसमें से क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कि हर यूनिट को जो है सैंपल में आने के लिए इक्वल चांस होता है, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। 16 के बाद 17वां बोलता है अपूर्व। अपूर्व जो है वो लड़का है किसका? मधु का। विनोद जो है वो ब्रदर है किसका? मधु के हस्बैंड का ब्रदर है। तो बताओ अपूर्व जो है वो कैसे विनोद से रिलेटेड है? तो देखो अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे, अपूर्व जो है वो लड़का किसका है? मधु का। तो मधु और अपूर्व में क्या हो गया? मदर सन का रिलेशन हो गया। विनोद जो है वो भाई है किसका? मधु के हस्बैंड का। तो यहां पे मधु का हस्बैंड है, मान लो कोई भी ए, ठीक है। विनोद कौन है? ए का भाई है, ठीक है। अब मतलब ये हो गया कि ये इसकी भाभी हो गई है। अब ये बोल रहे हैं हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद। अब अपूर्व जो है उसका विनोद के साथ में जो है रिलेशन कैसे है? तो देखो ये इसका लड़का हो गया, मधु का लड़का, और मतलब इसके हस्बैंड का जो है वो लड़का हो गया ना ये। तो इसका और इसका रिलेशन कैसा है? विनोद का और अपूर्व का। तो ये इसका क्या हो गया? भतीजा हो गया। तो ये नेफ्यू। चलो जी आगे,
आंसर आएगा इसका 17 का सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन द हायर एजुकेशन। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट का हायर एजुकेशन में, तो वो क्या है? सबसे पहले जो है वो क्या होता है, देखो सबसे पहले किताबों के थ्रू जो है वो काम चला था आपका टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल आया जिसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन बताते रहते हैं वो कि पहले ये कीजिए, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसके बाद में मॉड्यूलर मटेरियल आ गया, मतलब आप उसको चेंज भी कर सकते हो, और फिर ऑनलाइन मेथड आ गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी। तो इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, पहले टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन, फिर प्रोग्राम लर्निंग, फिर मॉड्यूलर और फिर ऑनलाइन मेथड। तो आंसर 18 का बी। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब यहां पे जो है वो दे रखा है, जैसे ये AT, फिर है EQ, फिर है IN, फिर है OK, और अब आपको निकालना है। तो यहां पे देखो A और E +4 का लगा, E और I में +4 का लगा, I और O में +6 का लगा, तो आगे भी +6 का, तो +6 का जो है वो O में +6 करेंगे तो U आ जाएगा। इसके बाद में T और Q -3, Q और N -3, N और K -3, तो K और H -3 का लगेगा, तो क्या H आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आएगा 19 का क्या? A। लास्ट, इश्यू ऑफ द रिसर्च एथिक्स बिकम रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। किस रिसर्च के स्टेज पे जो है वो एथिक्स का इश्यू जो है अपने लिए जरूरी हो जाता है? तो वो है जी आपका क्या? A एंड C। ये प्रॉब्लम सिलेक्शन के टाइम पे और डेटा एनालिसिस के टाइम पे। यहां पे लिखा भी है, जब हम प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पे रिसर्च एथिक्स जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब हम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं तो वहां पे भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि इनके दौरान भी करता है वो, लेकिन मेन जो रेलिवेंट होता है वो किस में है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। लिखा भी है, प्रॉब्लम सिलेक्शन के दौरान जो हमारे यहाँ एथिकल इश्यू जो आते हैं वो क्या है? जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, ठीक है। कंसेंट कैसे? इन्फॉर्म नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिशियंस डू नॉट हार्म, मतलब ये कि किसी को आप जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर द एनोनिमिटी, जो है इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब जो है आप लोग क्या करेंगे? गोपनीयता बना के रखेंगे। रिस्पेक्ट फॉर द प्राइवेसी, ये चीज़ है, ठीक है। डेटा एनालिसिस के दौरान जो है वो ये सब जो है प्रॉब्लम, जैसे मतलब डेटा जो आपने कलेक्ट किया हो तो अनफेयर मीन से ना हो, तो तभी उसी का एनालिसिस आप करेंगे। तो ये चीज़ें इस स्टेज पर जो है वो हमारा रिसर्च एथिक्स जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। वैसे रिसर्च एथिक्स का हर स्टेज ऑफ द रिसर्च के ऊपर जो है रोल होता है, लेकिन मेन जो है वो कहां पे आएगा? डेटा सिलेक्शन में और आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 और 4। ओके जी सर, लो जी, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। तो इसको आप कीजिए और समझिए क्वेश्चंस को, और साथ में जो है इसका सोल्व PDF मैं अभी टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। ओके, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सोल्व PDF में इसलिए डालूंगा क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर जाएं तो उससे पहले एक बार आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर जाएं, ठीक है ना जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।